नमस्कार बच्चों। तो आज हम शुरू करते हैं आपके जो क्लास 10th के पहले चैप्टर का ज्योग्राफी का लास्ट हिस्सा। इसके पहले वाले जो भी हिस्से हैं इसके वो हम कवर कर चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं आप। चलिए शुरू करते हैं। सॉइल ऐसा रिसोर्स पहले बात करेंगे इस पे, और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स इस पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सॉइल ऐसा रिसोर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल बनता कैसे। ठीक है, सॉइल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हमारा कौन है, क्या है, सॉइल है। और इसके बाद है कि लगभग मिलियन ईयर लग जाते हैं सिर्फ कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है और लाखों साल लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं सिर्फ कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने के लिए ही। ठीक है, अब आप कहोगे मिट्टी बनती कैसे है सर, ये आपके 11th में अगर आप एसएसटी लेते हो तो वहाँ पर ज़्यादा डिटेल से है। मैं अभी आपको केवल थोड़ी डिटेल बता देता हूँ। सबसे नीचे का रॉक होता है जिसको पेरेंट रॉक कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर मैंने अभी सर्कल बनाया, वो पेरेंट रॉक धीरे धीरे जो भी क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, वाटर से, विंड से, सबसे होते हुए वो छोटे छोटे हिस्सों में टूटता है, बारीक होता है। ठीक है, तब उससे सब सॉइल बन जाता है। वो सब सॉइल और ज़्यादा बारीक होता है, तब उससे टॉप सॉइल बनता है। अब इस टॉप सॉइल में जीवाश्म ऐड होते हैं। जीवाश्म क्या, ह्यूमस बोलते हैं इंग्लिश में, HUMUS। ठीक है, ह्यूमस। तो ये ह्यूमस क्या होते हैं, जो भी आप कह सकते हो कि सड़ी गली पत्तियाँ या सब्जियाँ या जीवों की जो डेड बॉडीज़ हैं, वो सब इसमें मिलकर के इसको न्यूट्रिएंट रिच बनाती हैं। जब न्यूट्रिएंट रिच बनाती हैं तब जाकर के जो मिट्टी जिसको हम कल्टीवेट कर सकते हैं, जिसमें प्लांट्स उग सकते हैं, तब जाकर के वो मिट्टी तैयार होती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस है मिट्टी बनने का। इसीलिए कहते हैं कि लाखों साल लग जाते हैं केवल कुछ सेंटीमीटर मिट्टी बनने के लिए। अच्छा, अब अलग अलग तरह की मिट्टियाँ होती हैं, तो ये डिसाइड कैसे होता है कि कहाँ पर कौन सी तरह की मिट्टी पाई जाती है। ये डिपेंड करता है पेरेंट रॉक पर, यानी कि जिस रॉक से मिट्टी बनी है। क्या है, पत्थर है, पत्थर पिसेगा, पिसने के बाद पूरा बारीक उसका चूरन बनेगा। मैं सादा भाषा में बता रहा हूँ आपको, सिंपल लैंग्वेज में, है ना। उसका बिल्कुल बारीक, उसको बारीक हो जाएगा जब वो चट्टान, उसके बाद उसमें बहुत सारे ह्यूमस ऐड होगा। ह्यूमस यानी कि न्यूट्रिएंट ऐड होंगे, न्यूट्रिशन ऐड होगा। ठीक है, तब जाकर के वो मिट्टी बन पाएगी। तो वो जो पेरेंट रॉक है, ठीक है, जिसको जो टूट करके मिट्टी बनी है, उस पेरेंट रॉक पर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉइल। इसके बाद क्लाइमेट, जिस क्लाइमेट में वो है वो ड्राई क्लाइमेट है, तो उसी तरह की मिट्टी, जैसे हमारे राजस्थान में बिल्कुल कैसा क्लाइमेट है, ड्राई क्लाइमेट है, बरसात बहुत कम होती है, तो वहाँ की मिट्टी कैसी है, रेतीली है ना, सैंडी है, तो वहाँ सैंडी मिट्टी बनी। और जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है ना, यहाँ पर क्या है, नदियाँ बहती हैं। नदियाँ पहाड़ों से क्या लेके आती हैं, नदियाँ पहाड़ों से मिट्टी लेकर के आती हैं, बहुत सारे ह्यूमस लेकर के आती हैं, तो यहाँ की मिट्टी एलुवियल मिट्टी है। ठीक है, इसी तरह हमारा जो दक्षिण का क्षेत्र है, प्लेट्यू वाला एरिया है, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर इग्नियस रॉक्स हैं, बहुत मतलब पुराने रॉक्स हैं। सबसे पुराना एरिया जो है हमारे भारत का वो क्या है, हमारा प्लेट्यू है। अब उस प्लेट्यू में इग्नियस रॉक्स हैं, यानी कि बहुत ही हार्ड रॉक्स हैं। अब उनसे जो मिट्टी बनती है वो ब्लैक सॉइल है। तो क्लाइमेट और पोजीशन से भी डिपेंड करता है कि कौन सी सॉइल बनेगी। अलग अलग तरह की सॉइल्स हैं। इसी तरह वेजिटेशन, कहाँ पर किस तरह का वेजिटेशन है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं हमारे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल है। तो जंगल होने से क्या है कि जो मिट्टी तो जंगल के अंदर है, तो वो तो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच हो जाती है, क्योंकि उस पर पत्ते गिरते हैं, है ना, उसमें बहुत सारे और भी ऑर्गेनिज्म ऐड हो जाते हैं, तो वेजिटेशन से फ़र्क पड़ता है। और जो नॉर्थ ईस्ट की मिट्टी हमारी जंगलों से बाहर की है, वो कम न्यूट्रिशन वाली होती है ना, क्योंकि उसमें वो सारा जीवाश्म जो है, वो सारा ह्यूमस जो जंगल में उसे मिल जाता है मिट्टी को, वो सारा ह्यूमस उसमें ऐड नहीं हो पाता। ठीक है, इसके बाद आ गया, ये सारे जो फैक्टर हैं वो डिपेंड करता है
कि मिट्टी किस तरह की बनेगी। पेरेंट रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, ठीक है, और टाइम भी इंपॉर्टेंट है। अगर कम समय लगा है अभी मिट्टी को, है ना, तैयार होने में कम समय है, तो मिट्टी का नेचर अलग होगा। जैसे एलुवियल सॉइल जो है वो दो तरह की होती है ना, बांगर और खादर, ठीक है। बांगर जो मिट्टी है एलुवियल, वो ओल्ड पुरानी एलुवियल है, ठीक है। ये नीचे की सतहों पे पाई जाती है और ज़्यादा फर्टाइल होती है, ठीक है। इसमें कंकड़ पत्थर कम होते हैं। और जो खादर है, खादर मिट्टी एलुवियल जो है, एलुवियल दो तरह की होती है, अभी पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल। तो बांगर और खादर, बांगर मैंने बताया कैसी है, पुरानी मिट्टी है ना, ये बारीक होती है, इसमें कंकड़ पत्थर कम होते हैं। लेकिन जो खादर है वो न्यू एलुवियल होती है, नई मिट्टी होती है, नदियों द्वारा लाई गई। तो नई मिट्टी में क्या होगा, पत्थर ज़्यादा होंगे, अभी पूरी तरह से टूटे नहीं हैं, है ना, और उसमें ह्यूमस कम होगा, न्यूट्रिशन वैल्यू कम होगी। तो समय पर भी तो डिपेंड कर रहा है मिट्टी का शेप और साइज, जितना ज़्यादा समय उतनी अच्छी मिट्टी, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है। इसके बाद है सॉयल ऑल्सो कंसिस्ट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। मैंने आपको बता दिया अभी, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल ही तो ह्यूमस बनाएंगे, मिट्टी को और न्यूट्रिएंट रिच करेंगे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। देखो आपको यहाँ पर इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है ना, अब इस इंडिया के मैप में आपको जो अलग अलग कलर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे कलर अलग अलग नेचर ऑफ सॉइल दिखाते हैं, ठीक है। ये जो आपको डार्क ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, ये माउंटेनियस सॉइल है, पहाड़ों पे पाई जाती है ज़्यादातर, ठीक है। ये जो आपको ये वाला कलर दिख रहा है रेड, ये सारी जो है रेड एंड येलो सॉइल है। इसके बाद ये जो सॉइल आपको लाइट ग्रीन कलर में दिख रही है, ये पूरा गुजरात तक हल्की पट्टी में गई हुई है, ये सारी कौन सी सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, ठीक है। इसी तरह से ब्लैक सॉइल है ना, लेटराइट सॉइल है, ये जो छोटी सी पट्टी दिखाई दे रही है, लेटराइट सॉइल यहाँ पाई जाती है और यहाँ असम के पास पाई जाती है, जहाँ पर मैंने अभी टिक किया, ठीक है। ये लेटराइट सॉइल है। और एरिड सॉइल कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। तो इन सारी मिट्टियों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। 6 प्रकार की मिट्टियाँ मैंने आपको बता दी हैं, 6 प्रकार की मिट्टियों का ये मैप है और हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला है एलुवियल सॉइल। ये हमारे देश में आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एरिया में पाई जाने वाली मिट्टी है एलुवियल सॉइल। जितना भी नॉर्दर्न प्लेन्स का हमारा एरिया है, आपने 9th में पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया, है ना, हमारे भारत के जो भी हिस्से हैं जिसे हम नॉर्दर्न प्लेन्स कहते हैं, माउंटेन रीजन कहते हैं, है ना, प्लेट्यू, हमारे जो भी प्लेट्यू वाला हिस्सा है हमारे भारत का, कोस्टल एरियाज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने 9th में कवर की। अगर आप भूल गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जाकर के वीडियो देखो, पड़ी हुई है वीडियो क्लास 9th की, उसको भी आप देख सकते हो, तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। एलुवियल सॉइल की बात करते हैं, तो ये सॉइल जो हैं सारे नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती हैं। अब नॉर्दर्न प्लेन्स किसने बनाए हैं, ये बनाए हैं हमारे रिवर सिस्टम ने। हमारे हिंदुस्तान में 3 रिवर सिस्टम है, इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम तो ज़्यादातर पाकिस्तान में चला गया, है ना, तो इंडस रिवर सिस्टम पाकिस्तान में चला गया, लेकिन फिर भी कुछ हिस्सा पंजाब के एरिया में आज भी है। तो वहाँ पर जो सॉइल डिपॉजिट की है हिमालय से ला करके, वो इंडस रिवर सिस्टम ने की है, ठीक है। वहाँ पर भी एलुवियल सॉइल है। बाकी मेन जो भाग हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स का बनाता है वो गंगा रिवर सिस्टम बनाता है। तो गंगा रिवर सिस्टम ने हमारे भारत में नॉर्दर्न प्लेन्स में एलुवियल सॉइल को डिपॉजिट किया है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम ने किया है। यहाँ देखो अभी ये सारा जो एरिया है, ये वाला एरिया तो है वो, ये वाला जो एरिया है ये तो है पंजाब का, ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम का है। और ये जो एरिया है ये सारा है गंगा का, ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम का, यहाँ से ये गंगा रिवर सिस्टम है। इसके बाद ये जो एरिया दिखा रहा है आपको असम का लाइट ग्रीन में, ये एरिया ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम का है। ये बांग्लादेश से होते हुए कहाँ गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में ब्रह्मपुत्रा जो है वो चली जाती है। इसी तरह गंगा भी चली जाती है। तो ये दोनों नदियों ने नॉर्दर्न प्लेन्स में
यहाँ एलुवियल सॉयल डिपॉजिट किया है, और यही एलुवियल सॉयल जो है ये राजस्थान में हल्की पट्टी होते हुए गुजरात तक जाती है। ठीक है, और कुछ हिस्सा एलुवियल सॉयल का जो है वो साउथ में भी है, जो महानदी रिवर बेसिन, गोदावरी रिवर बेसिन, कृष्णा और कावेरी रिवर बेसिन के साथ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है वो हमारी दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, बांगर और खादर। ठीक है, बांगर और खादर। बांगर एलुवियल सॉइल जो है वो हमारी ओल्ड एलुवियल सॉइल होती है। ठीक है, पुरानी एलुवियल सॉइल होती है। ये खादर से ज़्यादा फर्टाइल है तो होती है और ओल्ड हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, और जो न्यू एलुवियल सॉइल है, मतलब कि जो खादर है वो न्यू एलुवियल सॉइल होती है, और ये कहाँ पाई जाती है? ये ऊपर के एरियाज में पाई जाती है, यहाँ पर जहाँ से नदियाँ निकलती हैं ऊपर के एरिया में पाई जाती हैं, और इसमें कंकड़ पत्थर ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये नई है ना, अभी वो और ज़्यादा बारीक होंगे। एलुवियल सॉइल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती हैं। ज़्यादातर सॉइल्स में एडिक्वेट पोर्शन में पोटाश, फास्फोरिक एसिड, लाइम, ये सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। ये जो एलुवियल सॉइल है ये गुड है शुगर केन के लिए, पैडी के लिए, वीट के लिए, सैरल और पल्सेस क्रॉप्स के लिए। ये क्रॉप्स ज़्यादा होती भी हैं। ठीक है, बहुत ही डेंसली कल्टीवेटेड एरिया है ये सारा जो आपको दिख रहा है ना लाइट ग्रीन वाला, यहाँ पर बहुत अधिक कल्टीवेशन होता है हमारे क्षेत्र का। सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन जो है इसी एरिया में होता है। ठीक है, इसके बाद चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे हम लोग ब्लैक सॉइल की। ठीक है, ब्लैक सॉइल। चलिए ब्लैक सॉइल के बारे में बात करते हैं। तो ये सॉइल जो है वो कलर में ब्लैक होती है, और ब्लैक सॉइल जो है वो कॉटन ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सॉइल में कॉटन बहुत ज़्यादा ग्रो होता है। ठीक है, कॉटन बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है ब्लैक सॉइल में। ये जो है नॉर्थ वेस्ट डेक्कन एरिया में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जितना भी एरिया है, ये जहाँ मैंने सर्कल बनाया, ये सारा ब्लैक सॉइल का एरिया है, और थोड़ी सी ब्लैक सॉइल जो है ये गुजरात के एरिया में भी है। ये सारा एरिया जो है वो कॉटन बहुत ज़्यादा उगाता है, क्योंकि ब्लैक सॉइल क्या है, कॉटन उगाने के लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ब्लैक सॉइल जो है ये क्लेई मैटर की बनी होती है। क्लेई मैटर किसे कहते हैं? जो बहुत ही फाइन होता है। अभी आप देखो, जो कुम्हार होता है ना, पॉटर, मिट्टी के बर्तन बनाने से पहले ना मिट्टी को बहुत ज़्यादा बारीक करता है, इसीलिए उसी को क्ले कहते हैं जब बहुत ज़्यादा मिट्टी बारीक हो जाती है। तो ब्लैक सॉइल जो है वो क्लेई मटेरियल की बनी होती है, यानी कि बहुत ही बारीक सरफेस, बारीक मिट्टी की बनी होती है। अब ये कहाँ कहाँ कवर होती है मैंने आपको बता दिया। ये जो सारा सर्कल बनाया हुआ है, महाराष्ट्र का रीजन है, सौराष्ट्र का रीजन है, मालवा है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, और गोदावरी और कृष्णा वैली तक भी जाती है। अब आप कहोगे सर गोदावरी और कृष्णा वैली भी बताइए, तो यहाँ पर ये जो इसका एक्सटेंशन है ये गोदावरी और कृष्णा वैली का एक्सटेंशन है। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया, जहाँ पर मैंने अभी आपको ये लाइट ब्लैक कलर का ये जो दिखाया, ये वाला गोदावरी और कृष्णा का एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर भी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ठीक है, चलिए इसमें जो है सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लेकिन वो न्यूट्रिएंट्स कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम है। ये सॉइल ज़्यादातर फॉस्फोरिक कंटेंट्स कम होता है इस सॉइल में। ठीक है, फॉस्फोरिक कंटेंट कैसा होता है? कम होता है। ठीक है, और ये सॉइल जो है वो हल्की सी बारिश होने पर बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है। बहुत ज़्यादा कैसी हो जाती है? स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा कुछ मिट्टी होती है वो हल्की सी बरसात होने पर बहुत ज़्यादा चिपकने लग जाती है। इसीलिए, और गर्मियाँ होने पर क्या होता है, थोड़ी सी गर्मी पड़ी नहीं, इसमें दरारें बन जाती हैं। जैसे आपको वॉलपेपर में भी दिख रहा होगा कि ये ब्लैक सॉइल का वॉलपेपर है, कितनी दरारें पड़ी हुई हैं। तो ब्लैक सॉइल में
हल्का सा अगर थोड़ी सी बरसात हो जाए तो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाती है, और अगर हॉट वेदर हो, अगर गर्म मौसम हो, तो क्या होता है, ये इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सारे क्रैक्स इसमें पड़े हुए हैं। ये क्या होता है, जरा सी ऐसा नहीं इसमें पानी कम है ना, लेकिन ये इसका नेचर है ब्लैक सॉइल का। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल जो है वो इग्नियस रॉक से बनी होती है। इग्नियस रॉक्स सबसे हार्ड रॉक्स होते हैं। ठीक है, ये ऐसे एरियाज में पाई जाती है जहां रेनफॉल बहुत ही लो होता है। ये ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट में पाई जाती है। अब देखो, ब्लैक सॉइल जो है वो नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट में है। देखो मैं आपको दिखा दूं मार्क करके, जो ब्लैक सॉइल है वो वेस्ट वाले हिस्से में है ना, ये वेस्ट वाला हिस्सा है हमारा देश का, यहां पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है ना, नॉर्थ वेस्ट में ब्लैक सॉइल हो गई। लेकिन ये ईस्ट है, ईस्ट यहां भी ईस्ट है, ईस्टर्न है और साउथ है। तो ईस्ट और साउथ में कौन सी सॉइल पाई जाती है, रेड सॉइल पाई जाती है। ईस्ट और साउथ में रेड सॉइल पाई जाती है। ठीक है, ईस्ट और साउथ में रेड सॉइल पाई जाती है। ये सारा मार्क कर देता हूं मैं, कई बार पेंसिल लेने में समस्या हो जाती है। चलिए, तो ईस्ट और साउथ में रेड सॉइल पाई जाती है। ठीक है, और वहां पाई जाती है जहां पर रेनफॉल कम हो। अच्छा, येलो और रेड सॉइल जो है वो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और हमारे इंडिया के साउदर्न पार्ट्स में, मैंने अभी आपको दिखाया ना साउथ वाले पार्ट्स में टिक करके, और मिडिल गंगा प्लेन्स में भी पाई जाती है, और वेस्टर्न घाट्स के साथ साथ भी मिलती है। अब आप कहोगे सर वेस्टर्न घाट्स भी बताइए। ये वेस्टर्न घाट्स हैं हमारे, जहां पर मैं ये लाइन खींच रहा हूं, और इनके साथ साथ भी ये वाली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये सॉइल जो है इसका रेडिश कलर क्यों होता है, रेडिश कलर होता है क्योंकि इसमें आयरन के कुछ कण पाए जाते हैं, आयरन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है इस तरह की मिट्टियों में, इसीलिए इसका कलर कैसा होता है, रेडिश। आपको दिख भी रहा होगा बैकग्राउंड में, रेडिश होता है। ठीक है, और ये मेटामॉर्फिक रॉक से बनती है। हाँ, बेड रॉक होता है ना, मैंने आपको बताया पेरेंट रॉक होता है जिससे मिट्टी बनती है, उससे भी नेचर तय होता है। तो पेरेंट रॉक अलग अलग होगा तभी तो मिट्टी का नेचर अलग अलग होगा। तो इसीलिए ये मिट्टी जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक से बनाई जाती है और बनती है, नेचुरली बनती है, बना कौन सकता है इसको। और इसमें आयरन का कण ज्यादा होता है। जब ये अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, हाइड्रेटेड यानी कि इसमें पानी मिक्स हो जाता है, पानी की मात्रा ज्यादा हो जाती है जब, तो उसका कलर येलो हो जाता है। इसीलिए इस मिट्टी को रेड एंड येलो सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, अब लेटराइट सॉइल की बात करेंगे। ठीक है, चलिए लेटराइट सॉइल जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बनती है। ये ज्यादातर वहां पाई जाती है जहां पर अल्टरनेट वेट और ड्राई सीजन आते हैं। ठीक है, यानी कि एक बार वेट सीजन आएगा फिर ड्राई सीजन आएगा, ऐसी जगह पर पाई जाती है। लेटराइट सॉइल जो है वो ज्यादातर एसिडिक होती हैं, इसका एसिडिक नेचर 6 से भी कम होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, आप 10th में है ना, हाँ, तो केमिस्ट्री में एसिडिक और बेसिक पढ़ा होगा। तो इसका जो एसिडिक नेचर है वो 6 से भी कम हो जाता है। ठीक है, तो ये लेटराइट सॉइल जो है वो ज़्यादातर एसिडिक पाई जाती हैं। इसमें न्यूट्रिएंट बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए कोई बात, न्यूट्रिशन कैसे कम मात्रा में कब पाए जाते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं, और इसमें साल्ट कंटेंट अधिक पाया जाता है। लेटराइट सॉइल में सॉल्ट कंटेंट जो है वो अधिक पाया जाता है। तो एरिड सॉइल पर पहुंच गए। ठीक है, इसके बाद है ये जो है लेटराइट सॉइल जो है ये डेंसली वेजिटेटेड है और हमारे ईस्टर्न पार्ट्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, साउदर्न स्टेट्स में है, वेस्टर्न घाट्स में है, महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स में है, उड़ीसा में है, अभी मैप पे भी बता देते हैं, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में भी है। अब जहाँ जहाँ ये पाए जाते हैं वहाँ पर ज़्यादातर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए गए हैं, और ये जो है ये मिट्टी, इसका इरोजन बहुत ज़्यादा होता है।
अगर तो इन पे फॉरेस्ट है तब तो ठीक है, अगर ये ढलान वाले क्षेत्र में कहीं मिट्टी है तो उसका इरोजन ज़्यादा होता है, पानी से हवा से बहुत जल्दी इसका इरोजन हो जाता है और ये डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, एप्रोप्रिएट टेक्निक्स को इस्तेमाल करके ज़्यादातर इस मिट्टी का इस्तेमाल जो है वो टी और कॉफ़ी उगाने के लिए किया जाता है। और तमिलनाडु के कुछ एरियाज़ में इस मिट्टी में कैश्यू नट्स भी उगाए जाते हैं। ठीक है, कैश्यू नट्स की खेती भी होती है। तो समझ लेना इस पे ये जो लेटराइट सॉइल है इसमें किस चीज़ की खेती ज़्यादा होती है, टी और कॉफ़ी की। ठीक है, और साथ साथ कैश्यू नट्स की। रेड एंड येलो सॉइल पर, रेड एंड येलो सॉइल जो है वो उड़ीसा में पाई जाती है, मैंने आपको पहले बता दिया, और वेस्टर्न घाट्स में पाई जाती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल पर कॉटन ज़्यादा उगाया जाता है, ये मैंने आपको बता दी बात। एलुवियल सॉइल तो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है, इसमें यहाँ पर गन्ना, धान, गेहूँ, है ना, दालें, ये सारे क्रॉप्स होते हैं इस पर। ठीक है, तो क्रॉप्स का भी ध्यान रखना। चलिए, लेटराइट सॉइल एक बार और मार्क करके बता दें आपको मैप पर, उसके बाद चलते हैं एरिड सॉइल पर। ठीक है, ये है लेटराइट सॉइल, यहाँ इन क्षेत्रों में पाई जाती है, ये जो ऐसे बना है ये है लेटराइट सॉइल। ठीक है, और ये है लेटराइट सॉइल, कुछ साउथ में भी पाई जाती है, यहाँ है छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, कुछ एमपी के एरिया में भी पाई जाती है। तो इन एरियाज़ में ये लेटराइट सॉइल पाई जाती है। लेटराइट सॉइल में टी और कॉफ़ी की खेती होती है। देखा होगा ना कि आसाम में, अरुणाचल प्रदेश में टी और कॉफ़ी की खेती होती है और तमिलनाडु में कैश्यू नट्स की खेती होती है। तो ज़्यादातर ये कौन से उस पर होती है खेती, ज़्यादातर ये होती है लेटराइट सॉइल में। ठीक है, चलिए अब एरिड सॉइल्स की बात करते हैं। वो वाला स्लाइड जल्दी चला गया। चलिए एरिड सॉइल्स की बात करते हैं। एरिड सॉइल जो हैं वो रेड से ब्राउन कलर के बीच में होती हैं। दीज आर जनरली सैंडी, ज़्यादातर सैंडी होती हैं अपने टेक्सचर में, और सलाइन होती हैं। कुछ एरियाज़ में इसमें साल्ट कंटेंट भी पाया जाता है। अगर इसका प्रॉपर इरिगेशन किया जाए, कौन सी मिट्टी का, एरिड सॉइल का, तो ये कल्टीवेबल भी हो बन सकती है, यानी कि इसमें खेती भी की जाती है। अब आप कहोगे कि सर ये एरिड सॉइल है क्या, जहाँ पर भी ऐसी मिट्टी है जो रेतीली है। ठीक है, जहाँ जिसमें रेता ज़्यादा है, आपने देखा होगा कि नदियों के किनारे रेता बहुत होता है, रेत बहुत होती है, तो उसमें क्या होता है, पानी उसमें लगाने के बाद वहाँ पर ये जो तरबूज, खरबूजे, इनकी खेती बहुत की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि रेतीली ज़मीन होगी तो उसमें कोई खेती नहीं होगी, हो सकती है, लेकिन उसमें हमें उसको कल्टीवेट करना पड़ेगा। रेता जो है वो पानी की अगर कमी को हम दूर कर दें तो वहाँ पर भी खेती हो सकती है। ये देखो यहाँ पाई जाती है, ये हमारा जो राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ पर ये वाली मिट्टी पाई जाती है, एरिड सॉइल। ठीक है, चलिए एरिड सॉइल की बात हो गई, अब आगे चलते हैं फॉरेस्ट सॉइल पर। ठीक है, फॉरेस्ट सॉइल कहाँ पाई जाएगी, ये ज़्यादातर पाई जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में, हिली एंड माउंटेनियस एरियाज़ में, जहाँ पर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट हैं वहाँ पर भी ये पाई जाती है। इसके बाद सॉइल का जो है टेक्सचर वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू माउंटेन एनवायरनमेंट। अगर माउंटेन एनवायरनमेंट जो है वो हार्श है, यानी कि कहीं पर बर्फ़ पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा, सॉइल अलग होगी, कंकड़ पत्थर वाली होगी, जिस पे वेजिटेशन सपोर्ट नहीं करेगा, वेजिटेशन नहीं होगा, बहुत ही झाड़ियाँ होंगी छोटी छोटी, बड़ा वेजिटेशन नहीं होगा। तो माउंटेन के एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करती है मिट्टी। ये मिट्टी ज़्यादातर लोमी और सिल्टी होती है। ठीक है, वैली साइड में, और जैसे जैसे हम अपर स्लोप्स पर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे पथरीली होती जाती है। ठीक है, पत्थर की मात्रा बढ़ती जाती है। चलिए ये होगी फॉरेस्ट सॉइल। तो आपकी जो है ये 6 सॉइल हमने कंप्लीट कवर कर ली हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सॉइल इरोजन की। ठीक है, चलिए सॉइल इरोजन की बात करेंगे। अब क्या है, डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर, यानी कि ऊपर से जो सॉइल का सबसे ऊपर वाला कवर होता है ना, वही सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है। मैंने अभी आपको जब वीडियो की शुरू में एक फिगर दिखाया था तो फिगर में सबसे ऊपर सॉइल थी, उससे नीचे तो टॉप सॉइल थी, फिर उसके नीचे बेड रॉक था, है ना। तो सबसे ऊपर वाला जो सॉइल का हिस्सा है वही सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है, वही सॉइल भी है ना। तो वो सॉइल कवर किसी तरह से या तो धुल जाती है
या वो जो है वो विस्थापित हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे हम सॉइल इरोजन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये फिगर्स में भी आपको दिख रहा होगा, सॉइल फॉर्मेशन एंड इरोजन गो साइमल्टेनियसली, यानी कि साथ साथ मिट्टी बनती भी रहती है, ये एक क्रम है, और मिट्टी इरोड भी होती रहती है। लेकिन जब ये क्रम टूट जाता है, सॉइल इरोजन ज़्यादा होने लगता है और उसके परिप्रेक्ष्य में सॉइल बनी कम है। ठीक है। इन द एवरेज ऑफ दैट सॉइल जो है वो मैन्युफैक्चर कम हुई है, फॉर्मेशन सॉइल का कम हुआ है, तो क्या है, हमारे लिए कल्टीवेटेड लैंड कम बचेगा, हम कम कल्टीवेट कर पाएंगे। जब हम कम कल्टीवेट कर पाएंगे तो हम अपनी खाने की ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे। इसके बाद और क्या क्या रीज़न है जिससे इरोजन होता है। मेन रीजन है डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग। ये सारे जो हैं वो ऐसे रीजन्स हैं जो ह्यूमंस के इंटरफेरेंस से होते हैं। तो सॉइल इरोजन होता है जब हम जंगल काट देते हैं। अब क्या होता है, पेड़ जो हैं वो मिट्टी को रोक के रखते हैं एक जगह, उसकी जड़ मिट्टी को बांध के रखती है, मिट्टी को कटने नहीं देती। तो जब हम डिफॉरेस्टेशन कर देंगे, वहाँ से जंगल काट देंगे, तो जड़ें भी निकाल देंगे पेड़ों की। जब वहाँ पेड़ों की जड़ें नहीं होंगी, मिट्टी को रोकने के लिए कोई चीज़ नहीं होगी, तो मिट्टी बारिश से बह जाएगी, इरोड हो जाएगी। इसके बाद ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग क्या होता है, कई सारे हमारे ग्रेजिंग लैंड्स होते हैं जहाँ पर जानवरों को चारे के लिए छोड़ दिया जाता है, चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब किसी एक लैंड का जब बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग होगी तो वो वहाँ से ज़्यादातर घास को ख़त्म कर देंगे। तो इससे क्या है कि घास मिट्टी को रोक के रखता है। अब जब घास ऊपर से ख़त्म होगी, बारिश आएगी, बरसात आएगी, तो क्या होगा, सारी मिट्टी इरोड हो जाएगी, या हवा चलेगी बहुत तेज, आंधी तूफान होगा तो मिट्टी उड़ेगी। और अगर उस पर घास की लेयर होगी तो ना तो विंड से ज़्यादा फर्क पड़ेगा और ना ही रेन से ज़्यादा फर्क पड़ेगा, यानी कि क्लाइमेट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और मिट्टी इरोड नहीं होगी। तो ओवरग्रेजिंग हो गया। कंस्ट्रक्शन, हम कहीं पर भी कोई कंस्ट्रक्शन कर देते हैं तो वहाँ की मिट्टी क्या होगी, तो आपने तो पूरा पक्का सरफेस कर दिया ना उस पर, तो वहाँ की मिट्टी तो यूज़ के लिए रही नहीं, तो उस मिट्टी को भी हम यूज़ नहीं कर सकते, वह भी इरोजन ही माना जाएगा। इसी तरह माइनिंग, जब कहीं माइनिंग की जाती है तो वहाँ पर भी जो ऊपर की सबसे ऊपर की लेयर है मिट्टी की, वो तो खोद करके अलग कर दी जाती है, वहाँ भी कल्टीवेशन नहीं हो सकता, उस सॉइल का भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो ये सारे ऐसे रीजन हैं जो ह्यूमन के इंटरफेरेंस है, जो नेचर में ह्यूमन इंटरफेयर करता है, उनसे पैदा हुए हैं। इसके बाद नेचुरल फोर्सेस से भी सॉइल इरोजन होता है, जैसे विंड से, ग्लेशियर से, वाटर से, इन सब से भी सॉइल इरोजन होता है। रनिंग वाटर जो है, जब पानी बहुत तेज बहता है तो ये जो क्लेई सॉइल होती है, मैंने आपको बताया ना, जो बहुत बारीक सॉइल होती है, उसमें से बहता हुआ निकल जाता है, उसके अंदर से बहता हुआ निकल जाता है, जिससे बहुत गहरे चैनल्स बना देता है। ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है ना, ये फिगर, ये देखो, ये कैसे पानी जब बहुत तेजी से आया है और ये इसमें से बहता हुआ गया है, तो कितनी गहरी इसमें इसने जो है चैनल्स बना दिए हैं। जब इतने गहरे चैनल बना देगा तो क्या है, ये मिट्टी का इरोजन हो गया है ना, सॉइल का इरोजन हो गया। अब वो मिट्टी हमारे काम की नहीं रही और इससे क्या होगा, हमारा खेत धीरे धीरे अनकल्टिवेबल हो जाएगा, हम उसको जोत नहीं पाएंगे, इतनी गहरी जो है वो चैनल्स बन जाएंगे। ये एक रीज़न है। दूसरा, आपको ये फिगर में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर जो ये पानी बह रहा है, ये अपने साथ साथ मिट्टी को भी लेकर के जा रहा है, मिट्टी इरोड हो रही है और अनकल्टिवेबल बना देगा। ये चैनल जितना ज़्यादा डीप होता जाएगा उतना ज़्यादा ही ये जो है अनकल्टिवेबल हो जाएगा। ठीक है। चंबल वैली में इस तरह की जो डीप चैनल्स बनते हैं उनको रेवाइंस कहा जाता है, याद रखना ये बात। कुछ जगह पर क्या होता है कि पानी जो है वो ऊपर से शीट की तरह बहता है। जब पानी पूरे सरफेस के ऊपर से बहेगा तो मिट्टी की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो अपने साथ ले जाएगा बहा करके। जब सबसे ऊपर वाली लेयर ही काम की है और वही बह जाएगी तो वो जो धरती है वो हमारे उतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं रहेगी जितनी पहले थी। ठीक है। इसको शीट एरोजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शीट एरोजन। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि हमें सॉइल कंजर्वेशन कैसे करना है, सॉइल को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, इरोजन से बचा कैसे सकते हैं। सबसे पहला है प्लोइंग अलोंग काउंटर लाइंस, यानी कि हमें जो प्लोइंग है वो काउंटर लाइंस में करनी चाहिए। जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, जब जहाँ बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप होते हैं, ढाल होती है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर हमारी ये टेक्निक काम आती है। ये हमने ऐसे करके, ये देखिए, ये ऐसे करके
प्लो किया है और कहीं ऐसे करके प्लो किया है। तो ये काउंटर लाइंस में प्लो किया है। इससे क्या होगा, ये ढाल पर है, यहाँ पर भी ये इस फिगर में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सारा क्या है, काउंटर प्लोइंग है। तो ऐसा क्या है, जब ढाल पर ऊपर से बहुत तेज़ी से बरसात होगी और पानी के साथ मिट्टी आएगी, तो ये जो काउंटर लाइंस हैं ये एक अवरोध पैदा करेंगी, है ना, ये उस मिट्टी को रोकेंगी। जब उस मिट्टी को रोकेंगी तो उस मिट्टी को अपने साथ नीचे की तरफ बहने नहीं देंगी। तो ये एक तरीका है जिससे हम सॉइल इरोजन रोक सकते हैं स्लोप्स पर। ठीक है, नेक्स्ट है, हम स्टेप्स काट सकते हैं जहां पर बहुत स्लोप्स बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हैं, बहुत ज़्यादा तीखे हैं, वहाँ पर हम स्टेप्स बना सकते हैं। इन स्टेप्स से ये देखिए, ये जो स्टेप फार्मिंग है ये ज़्यादातर पहाड़ों पर होती है। ये देखिए ये स्टेप्स बने हैं ना, पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है। इससे क्या है, जब बरसात आती है और पानी अपने साथ मिट्टी को बहा के लेके जाता है तो मिट्टी एक स्टेप से उतर करके दूसरे स्टेप पर पहुंच जाती है और वहाँ रुक जाती है, सॉइल इरोजन नहीं होता है। नेक्स्ट है, हम ग्रास की स्ट्रिप्स लगा सकते हैं अपनी प्लांट जो भी हमने खेती करनी है उनके बीच में। ठीक है, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये घास की स्ट्रिप्स लगाई है ना बीच बीच में, और बीच में खेती है। तो इससे क्या है, इससे भी सॉइल इरोजन से बचा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है, हम ट्रीज़ को प्लांट कर सकते हैं। ये यहाँ पर जैसे ये है, ट्रीज़ को हम प्लांट कर सकते हैं, इसे शेल्टर कहते हैं। इससे क्या है, जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो वो मिट्टी को, ये जो ट्रीज़ हैं वो एक शेल्टर की तरह काम करते हैं, वो हवा के बहाव को धीमा कर देते हैं जिससे वो मिट्टी उड़ा करके ना लेके जा पाए अपने साथ। तो ये था आपका चैप्टर कंप्लीट, जिसमें हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉइल्स, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये बहुत ध्यान रखना आप लोग, और कौन सी सॉइल में कौन सी फसल ज़्यादा होती है। ठीक है, और कहाँ कहाँ पाई जाती है तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये 6 तरह की सॉइल्स जो हैं ये मैंने आपको पढ़ाई। सॉइल ऐसा रिसोर्स क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी आपने पढ़ लिया, सॉइल इरोजन पढ़ लिया, सॉइल कंजर्वेशन पढ़ लिया। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, और अब तक अगर वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए वीडियो कैसी लगी। ठीक है, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।